वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 3 मार्च, देख लेते हैं मंडे। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ना, आपको पता है हमने टैरिफ के बारे में पढ़ा था। दैट मीन्स रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, जैसे कोई कंट्री है ए और बी, ठीक है, ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो इनका जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, ठीक, तो उसमें बिना किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बकायदा, ठीक है, जैसे दो नेशंस के बीच में क्या होता है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं ना, तो इनमें आपस में कुछ टैरिफ्स की कि फलाना फलाना अगर आप ये प्रोडक्ट बेचते हो हमें, तो हम इसमें जो है रिडक्शंस देंगे, टैक्स जो है फ्री करेंगे। लेकिन रेसिप्रोकल टैक्स में क्या होता है कि आपके इन दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ होता और जिसका जितना इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका का जो है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल ट्रम्प की वजह से यहाँ पे हमने काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस किए। तो यहाँ पे ये भी है कि यूएसए जो है, यूएसए से हम क्या क्या मंगवाते हैं, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो ये तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आर्टिकल है, सोयाबीन है, यूएसए से जो है, यूएसए इंडिया से एथेनॉल हो गया, सोयाबीन, मेटलिस्ट, ये कुछ लिस्ट दे रखी है, ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कस किया, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन यहाँ पे राइटर लास्ट में ना दो सोल्यूशन बता रहे हैं। राइटर कह रहे हैं देखिए टैरिफ से तो आप नहीं बच सकते हो, आप कोई भरोसा नहीं है, ऑलरेडी वो कनाडा, मैक्सिको पे 25% का टैक्स लगा पे फुल टैक्स लगेगा, सारे गुड्स पे लगेंगे या सिंगल कुछ कमोडिटीज़ पे लगेगा, वो तो देखिए टाइम बताएगा जब वो टैक्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए हमें ना अपने इन्वेस्टमेंट जो है रिसर्च करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे नेशंस में जो हर साल बजट निकलता है, जीडीपी का 0.5% ही हम एग्रीकल्चर के रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि सॉरी गाइज, थोड़ा इंटरप्शन हो गया, इसलिए मेरे को पॉज करना पड़ेगा, मेरी हंसी निकल गई कुछ इंसिडेंट की वजह से। खैर, तो यहाँ पे ना राइटर बताना चाह रहे हैं कि ना जो हमारे बजट निकलता है ना पूरे साल का, उसमें 0.5% ही हम पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के सेक्टर में रिसर्च हम इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हैं आप। जबकि अगर आप यूएसए में देखोगे, चाइना में देखोगे ना, तो यूएसए नियरली अपने जीडीपी का 6% है ना, और चाइना 7% के आसपास जो है अपने रिसर्च में, अपने एग्रीकल्चर के सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हमें कम से कम तो एटलीस्ट 1% हमारा जीडीपी एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें इन्वेस्ट करना होगा। दूसरी बात जो है हमें करना होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये सोल्यूशन इसलिए बता रहे हैं ना, आप कब तक किसी डेवलप्ड नेशन से डरते रहोगे। आपका टारगेट है 2047 तक खुद को अपने आप को डेवलप करना। अब भैया आज यूएसए है, कल यूरोपियन यूनियन होगा, कल ऑस्ट्रेलिया का कोई नेशन होगा, कोई अफ्रीका का नेशन, कल चाइना होगा, कोई भी टैरिफ लगाएगा, तो कब तक आप नेगोशिएशन कर, इट्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। नेगोशिएशन करना हमेशा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना होगा, लॉन्ग टर्म में चेंजेस करने होंगे अपने फील्ड में। तो यहाँ पे हमें एग्री जो वैल्यू चेन्स ना, उसे एक्सपैंड करना होगा, कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अगर का जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो भी गया, तो आप उसको स्टोर ताकि उसे चीप प्राइस पे ना बेच सको और टाइम आने पर उसकी सप्लाई जो है मार्केट में अवेलेबल करवा सको। बेटर क्वालिटी सर्टिफिकेशंस के लिए, ट्रेसेबिलिटी की प्रोडक्शंस जो है, और अपेडा जैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली एग्रीकल्चर के कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो मेन काम, टारगेट काम जो संभालता है वो अपेडा है। तो उसके अंडर में जैसे हॉर्टिकल्चर्स हो गया, जैसे बनाना, मैंगोज और पोमेग्रेनेट्स है ना, और सारी चीज़ें भी हैं, जैसे रशिया, कोरियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया में हम खुद भेजते हैं। तो इन सब चीज़ों को उन नेशंस की तरह हमें भी यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो बहुत ही लार्ज सेक्टर है ना, और स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड जो फूड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसमें सभी तरह के जो भी खाना पीना है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट रखता है। तो यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि आपको और कॉम्पिटिटिव होना होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि टैरिफ से आप कब तक डरोगे। तो इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है, ट्रम्प का टैरिफ का जो थ्रेट है ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि भैया अब वो टाइम आ गया, अब इंडिया नहीं रुक सकता है ना, अब इंडिया पे काम करना ही करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये ओवरऑल एक आर्टिकल है। एक बार आप कमोडिटीज़ की एक बार लिस्ट निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए कई बार वेरी करता है। तो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन तो आई एम 100% श्योर इस बार आएगा ही आएगा, या तो कोई पर्टिकुलर कमोडिटी लेकर आएगा कि हम कौन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, है ना, या पर्टिकुलर यूएसए को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करी जाती है, या कोई प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन दे देगा ऑप्शन में, बोलेगा हम किससे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो नेशंस न्यूज़ में है उसके क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसकी एक बार प्लीज़ आप स्टार्टिंग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे राइटर ना एक आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो हमारे ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल के टाइम पे बने हुए हैं,
हैं और आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। इस एक्ट के तहत ना कोई भी पर्सन बाहर ना अपने मन से, अपने ओपिनियन से कोई भी ड्रामा, किसी भी चीज़ पे, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह देखा है आपने, है ना, कोई स्कैंडल मार्च वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट के पास ये राइट है, अथॉरिटी है इस एक्ट के तहत कि वो उसको जो है डिसअफेक्शन कह के या फिर गवर्नमेंट जो है इसको बाय लॉ जो है इसको कैंसिल आउट कर सकती है, ये बोल सकती है कि ये सही परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए वारंट भी एस्टैब्लिश करा जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इसकी वजह से जहाँ पे आपने मान लीजिए कोई नुक्कड़ नाटक करा, कोई सोशल सोसाइटी के बेस्ड या कोई भी हो, ठीक है, तो वहाँ जिस प्लेटफॉर्म में आप कर रहे हो, जैसे हाउस है, रूम है, प्लेस है, तो उसको भी कैप्चर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ क्रिटिसाइज किया कि ऐसी क्या ज़रूरत है, 75 साल आज़ादी के बावजूद भी हम आज भी ब्रिटिशर्स के बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे इसे चेंज करने की बात करी गई है। लेकिन अब राइटर पता है क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे ना यहाँ पे इलाहाबाद पे भी ये केस गया था, तो इलाहाबाद कोर्ट पे ये जब बात गया कि ड्रामा दिखाना जो है ये तो एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि परफॉर्मेंस जो एक्ट है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये आर्टिकल 19(2) के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है इसको ये छूट नहीं देता है, ठीक है। तो इसको मना कर दिया कि ये जो है इस पर जब एक्चुअली ये इंसिडेंट तब हुआ था जब मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह करके एक प्ले था, उसे प्ले करना था, तो जिन लोगों ने प्ले किया वहाँ पे जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो ये एक लंबा केस गया। उसके बाद अब यहाँ पे ओवरऑल राइटर ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन पता क्या, अब जैसे गवर्नमेंट, इस वाली गवर्नमेंट ने तो इस चीज़ पर आवाज़ उठाई है, लेकिन राइटर का कहना है इन्हीं गवर्नमेंट के अंडर में कुछ ऐसे जो ब्रिटिशर्स के लॉ हैं लेकिन ये सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेडिशन, आर्टिकल 124 है। ये सेडिशन आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक जी जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वॉयलेशन वो कर रहे थे, रेवोल्यूशन कर रहे थे, तब उनके ऊपर लगाया गया था, महात्मा गांधी जी के ऊपर लगाया गया था, बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ के ऊपर सेडिशंस के चार्जेस लगे हैं। लेकिन आज भी ये सेडिशन हमारा भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 152 के तहत अवेलेबल है, यानी ये वाली सरकार भी सपोर्ट कर ही रही है ना। इसके अलावा जैसे कुछ एक्ट बता रहे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैरिटल रेप का है, हमारे इंडिया में आज भी मैरिटल रेप को एक्सेप्शन माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला सेक्शन 375 के सेक्शन में अगर वाइफ 14 साल से कम उम्र की नहीं है, 14 से ज़्यादा है, एडल्ट है, अगर 14 ईयर से कम उम्र की नहीं है ना, तो अगर वो पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करती है, यानी अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करती है, तो वो रेप नहीं कहलाएगा। तो इस तरह की चीज़ें कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपके कॉलोनाइजेशन के टाइम पे, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ लॉ नहीं है। तो राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही है ना, मतलब आप जो बताना चाह रहे हो कि हमें कुछ चीज़ों को हटाना है, तो लेकिन यहाँ एग्जिस्टिंग जो बहुत मेजर एक्ट है वो तो अभी भी इस गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, इवन ये गवर्नमेंट क्या किसी और गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हम ना इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली मेंस के रिलेटेड आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे राइटर एक और चीज़ बता रहे हैं, आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये राइट्स दे दिया था, यानी गवर्नमेंट को राइट्स दे दिया था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है जो ब्रिटिशर्स के जो भी लॉज है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन नहीं किया गया है, वो आपकी मर्जी है। आज़ादी के बाद जैसे ही आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लोगे, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए हैं उन्हें आप खारिज कर सकते हो, ये बात बोली गई है आर्टिकल 372 के अंदर। लेकिन फिर भी बहुत सारे लॉज को हमने आज भी अडॉप्ट किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा राइटर जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये जो ड्रामेटिक एक्ट वाला जो है इस पर कंसर्न रेज किया है। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पे एग्जीक्यूटिव या उनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कुछ पार्लियामेंट में लेके आती है या नहीं आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेकिंग सेंस ऑफ जीडीपी डेटा के बारे में है। एक्चुअली ये जो है फ्राइडे को क्या हुआ था, अभी लेटेस्ट इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में डेटा निकाला गया है। जैसे यहाँ देखिए, ये जैसे 20 से 21, 22, 23 में, इसमें क्या होता है, हर साल कम से कम 4 से 5 विजिट होता है। जैसे फर्स्ट एस्टिमेशन होता है, सेकंड एस्टिमेशन होता है, फिर प्रोविजनल एस्टिमेशन होता है, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेशन, कम से कम 4 से 5 बार जो है साल में जो है पूरा आपका जीडीपी कैलकुलेट होता है। इसके अलावा इस पे होता है Q1, Q2, Q3 है ना, जिसको हम प्रोविजनल एस्टिमेशन बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे ये डेटा निकाला गया है, बाकी कुछ ऐसा बताया नहीं है। जैसे ये बता रखा था कि जीडीपी कैलकुलेशन कब कब होती है, ये 5 राउंड में होता है। एक तो जनवरी को रिलीज होता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फरवरी उसी साल में होता है सेकेंड वाला, एक प्रोविजनल एस्टिमेशन जो क्वार्टर के बेस पे होता है, हर 3-3 महीने में निकलता है। इसके अलावा अगले साल जो फरवरी होती है, और उसके अलावा फरवरी के लास्ट में 5 बार जीडीपी की ग्रोथ का जो एस्टिमेशन होता है, ठीक है। तो इसी में बाकी बताया गया है, बट इससे तो क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है जीडीपी के बारे में। जीडीपी होता क्या है पूरे एक साल, मतलब मान लीजिए ये 2024-25 का भी जो है अप्रैल शुरू हो जाएगा, इससे साल नया शुरू हो जाएगा हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना। ये महीना मार्च का लास्ट मंथ है,
इस 31 मार्च को सारा वाइंड अप कर देंगे जितना भी कैलकुलेशन था पिछले साल का, और 1 अप्रैल से हमारा नया मंथ शुरू हो जाएगा, नया साल का कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से नेक्स्ट 2026 का जो मार्च होगा 31 मार्च तक, तो इस बीच जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का अपने टेरिटरी में, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, है ना। ये तो बेसिक है, तो आपको ये चीज़ें जो है बेसिक जान लेने, बाकी इसमें डेटा कुछ खास एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं दे रखा है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल है वुमेन्स आर के लिए, ऑल्दो ये मेंस के लिए है, इसमें एक डेटा ये लिख लीजिएगा कि ना यहाँ पे यूएसई की सर्वे है, टाइम यूज सर्वे 2024, इन्होंने बताया कि वुमेन ना एज कंपेयर मेल के अगर आप देखोगे ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं अपने केयर्स में। कैसे केयर में? फैमिली के मेंबर्स में, खाना बनाना, जो घर के कामों में ना घंटा ज़्यादा जाता है, घंटे जो हैं ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, जैसे वेज रेट हो या फिर उसका कुछ उससे फाइनेंशियली जो है सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे 2024 में बताया वुमेन जो है 289 मिनट्स जो है पर डे जो है मतलब मिनट जो है अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में यूज़ करती है, ठीक है। जबकि अगर आप मेल का देखोगे तो 10 मिनट्स ही है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसमें इन एडिशन 140 मिनट जो है केयर गिविंग में 75 देते हैं मेन, और जबकि 140 देती हैं वुमेन। 41% ऑफ वुमेन जो है 21% ऑफ मेन, जो कंपैरेटिवली अगर उनकी एज देखोगे जो घर के कामों में लगे हुए हैं उनकी एज 59 के बीच में, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी वुमेन है वो 41% है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आधे से ज़्यादा घंटे घर के कामों में या फिर डोमेस्टिक सर्विसेज में लगाती हैं, जबकि 21% से हैं जो डोमेस्टिक वर्क में लगे रहते हैं। तो समझ रहे हो आप, डबल वुमेन जो है काम कर रही हैं लेकिन उनका कोई वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इसी के बारे में 2024 में भी 1 अक्टूबर में वुमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन के बारे में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी निकाला था कि वुमेन्स का सबसे ज़्यादा केयर्स उनके बर्थ में ही चला जाता है। 53 वुमेन पर्सन ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कामों में लगी रहती हैं लाइफ लॉन्ग अपने, इसके अलावा कोई भी इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ जिससे उनको रिटर्न कोई मिल रहा हो वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये डेटा आप लिख लीजिएगा, मेंस पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा देखिए 27, आपको पता है हमने 25 और 26 तो डिस्कस कर लिया था कल, 27 और 28 के आर्टिकल्स बचे हैं, उसमें बहुत सारे आर्टिकल है, तो हम 3-4 आर्टिकल्स कंटिन्यू करते चलेंगे। जैसे आज हम 2-3 आर्टिकल्स ले रहे हैं इस पेज का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर्टिकल है ये, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोहन यादव ने 10 घड़ियाल जो होते हैं ना, ये जो घड़ियाल है, आपको क्रोकोडाइल और घड़ियाल में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये घड़ियाल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इन्हें अभी रिलीज़ किया गया है, ठीक है। और चंबल रिवर एट द नेशनल सेंचुरी में मोरेना में है ये। MP जो है सबसे बड़ा, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट 80% ऑफ घड़ियाल जो है अपने पास सिमटे हुए हैं, मतलब इसके पास है सबसे ज़्यादा, ठीक है। घड़ियाल होते क्या हैं, ये है गैंगेटियस लॉन्ग स्नोटेड फिश ईटिंग क्रोकोडाइल होते हैं, फिश ईटिंग होते हैं, याद रखिएगा। घरा मीन्स होता है पॉट और वेसल, मतलब हिंदी वर्ड है घारा मीनिंग पॉट और वेसल रेफरिंग टू द bulbous knot out of adult males which is resemble the inverted spot। घड़ियाल आर sacred in Indian mythology, क्योंकि आपको पता है सेक्रेड यानी अपनी जो रिलीजन पर्सपेक्टिव से भी घड़ियाल को बहुत ही माना जाता है हिंदुओं के इसमें पर्सपेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पे मेल घड़ियाल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, अब न्यूज़ में है तो एक बार देखिए। अभी तक है ना इस पूछा गया, लेकिन घड़ियाल सॉल्ट जो मगर होता है, सॉल्ट मगरमच्छ होता है, फ्रेश वाटर होता है घड़ियाल, एक ये होते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चंस तो आए हैं मैच द फॉलोइंग में, लेकिन अब क्वेश्चंस कुछ और फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो अब आपको में आया तो आप एक काम करिएगा, आपका इन्वायरमेंट का नोट्स होगा ना, तो लीजिएगा कि मेल कितने इंच के होते हैं, कितना साइज़ होता है। सैंड बैंग आइलैंड जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे थ्रेड भी है, यहाँ पे थ्रेड जो है इनका ओवर हंटिंग है, क्योंकि इनका यूज़ जो है स्किन एग्स वगैरह यूज़ की जाती है ट्रॉफीज़ के लिए। और लेकिन अब जो है कंस्ट्रक्शन, इरीगेशन, कैनाल, सिल्टेशन, ये बनी हुई है, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन के कंजर्वेशन की बात करें तो 1997 में ग्लोबली यहाँ पे घड़ियाल के लिए काम किया गया है मेनली, ठीक है। 58% तक इसको रिकवर किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे नेशंस हैं जहाँ एक्सटेंट हो चुके हैं, म्यांमार, भूटान और भी कुछ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एरिया से, ठीक है। तो ये डेटाज आप अपने स्टार्टिंग में कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई डिड CM घड़ियाल रिलीज़ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 9 मेल और 1 फीमेल को रिलीज़ किया गया 17 फरवरी को। जगह पूछ सकते हैं, मोरेना याद रखें मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हाईएस्ट घड़ियाल रखता है 2024 के अकॉर्डिंग, इसके पास 2500 के यानी 2456 घड़ियाल हैं, इसके चंबल सेंचुरीज़ में लोकेटेड है, ठीक है, सिचुएटेड है। तो ये हो गया।
इसके अलावा यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशंस के बारे में है। देखिए इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि कितनी बार कमेटी बनी हुई है, 4 बार कमेटी बनी हुई है। मेंस में भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है देखिए क्या होता है डीलिमिटेशन। मान लीजिए जैसे ये एरिया है, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में भी ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे, है ना, और हर एक की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक। तो हर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें से भी कम से कम 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी अलग अलग एरिया के, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके और अपने बगल के। उसमें क्या होता है कि 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा एक एमपी या फिर एक एमएलए, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे ना जैसे अभी तक हमारे पास जो डीलिमिटेशन कमेटी का जो सेंसस यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि मान लीजिए ये एक पूरा स्टेट है, मान लीजिए राजस्थान है, ये पूरा स्टेट है, इसकी पॉपुलेशन नियरली 10 करोड़ के आसपास है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो होगा उसमें कितनी पॉपुलेशन को एक एमएलए या एक एमपी जो है स्टेट का या फिर सेंटर का रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने वो डेटा लिया है 1976 का सेंसस का। उस सेंसस के अकॉर्डिंग हम 10 लाख पॉपुलेशन को एक एमपी या फिर एक एमएलए रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। लेकिन ये डेटा बहुत पुराना हो गया, इसको अमेंडमेंट करके बोल दिया गया था 2026 तक, है ना, यही डेटा यूज़ किया जाएगा, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है देखिए 2000 के आसपास ना इसमें अमेंडमेंट करने की बात करी गई थी कि 2001 की पॉपुलेशन सेंसस का यूज़ करें इसकी जगह, यानी 10 लाख की जगह हम इसको रेट बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे सदर्न इंडियन स्टेट्स के द्वारा बहुत ही जो है इसका क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि 76 से लेकर 1976 ले जब 2000 तक सेंसस, 2001 में सेंसस देखा गया तो सदर्न इंडिया का जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम हो गया और नॉर्दर्न स्टेट्स के जो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा हो गया। यानी आपका राजस्थान, बिहार, यूपी, इनमें जो पॉपुलेशन है वो कई करोड़ों में पहुंच गई, जबकि सदर्न स्टेट्स में आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, जितनी पॉपुलेशन उतना रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ऐसा हो रहा था कि नॉर्दर्न स्टेट्स में लोग ज्यादा एमपीज आ रहे थे और सदर्न स्टेट्स में एमपीज कम आ रहे थे। तो इस चीज का क्रिटिसाइज सदर्न इंडिया के द्वारा उठाया गया कि भैया हमने सारा काम किया पिछले 30 साल में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसका फायदा इनके एमपीज जो नॉर्दर्न स्टेट्स के हैं वो ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर क्या, 2001 के आसपास ना, 2000 के आसपास इन्होंने बोला 2026 तक ना उस सेंसस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। 2026 तक हमारे पास 545 का जो सेंसस है, यानी डेटा है कि 545 जो पार्लियामेंट रहेंगे वो चीज रहेगा। लेकिन अब 26 आने वाला है, आगे अगले साल, है ना। तो अब चेंज करने की बात है, तो अब डीलिमिटेशंस की बात चल रही, नई कमेटी बनाने की। तो यहाँ पे अमित शाह जी ने बोला है, यूनियन मिनिस्ट्री ने सदर्न स्टेट्स को, कि हम कह रहे हैं आपको कि हम पॉपुलेशंस के द्वारा पॉपुलेशन अपडेट करते भी हैं। अभी तो आपको पता है 2021 का सेंसस हुआ नहीं है, अगर करते भी हैं तो हम नॉर्दर्न स्टेट्स की सीट्स को उतना नहीं बढ़ाएंगे। यानी हम 10 लाख पॉपुलेशंस को इसकी बजाय हम 20 लाख पॉपुलेशन को एक एमपी को रिप्रेजेंट करवाएंगे। यानी हम ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, हम एमपीज़ की सीट को नहीं बढ़ाएंगे उतना, ताकि सदर्न स्टेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ की अश्योरिटी ही जो है होम मिनिस्ट्री ने दी, और वही ये पूरा आर्टिकल है इस पूरे में, ठीक है। मैंने आपको जो पूरी स्टोरी बताई वो यही है, लेकिन आपको बेसिक में क्या है, राज्यसभा लोकसभा के लिए क्या है, 42 अमेंडमेंट में बोला गया था 2001 के सेंसस का यूज़ करो, लेकिन फिर ये इशू हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना प्रीलिम्स के लिए एक तो डीलिमिटेशंस के बारे में पढ़ लेना, बाकी ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पता क्या आएगा, पास है लोकसभा से, राज्यसभा से किसके पास है, सबसे कम सीट किसके पास है। एक बार आप ये लिस्ट देख लेना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही पुराना 98 के आसपास, अब क्वेश्चन मोल्ड होके आ सकता है ये, ठीक है। तो इसके अलावा नासा का न्यू स्पेस टेलीस्कोप, नासा ने न्यू टेलीस्कोप जो है फ्राइडे को 2 है, ठीक है। ये क्या करेगा, जिसका काम है मेनली मिल्की वे के लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेगा। एक्चुअली अभी तक हम जितने भी टेलीस्कोप बेचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखाता है, ठीक है। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनको वो कैप्चर नहीं करता, हमारी आंखों से तो दिखती हैं कलरफुल जो रेडिएशंस होते हैं, लेकिन कैप्चर नहीं करा जाता। लेकिन इस बार जेम्स टेलीस्कोप के जो कैमराज होते हैं वो भी यहाँ पे लगा के भेजा गया है हाई रेजोल्यूशंस के, तो देखते हैं आगे क्या पिक्चर्स रिलीज होती है। इसके अलावा गोल्डन कार्ड वीज़ा, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने ना
कार्ड वीज़ा करके एक स्कीम अनाउंस किया है। इसमें क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, जब अगर आप यूएसए में अगर आप ग्रीन सिटीजनशिप चाह रहे हो तो आपको ना कुछ लिमिट पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता था। जैसे अगर आप ग्रीन कार्ड लेना चाह रहे हो, अमेरिका का सिटीजन बनना चाह रहे हो, तो आपको कुछ फॉर्मेलिटी, जैसे ये होता था पहले EB-5 प्रोग्राम के अंडर में आपको ना यूएसए में कम से कम 1 मिलियन के आसपास, है ना, एटलीस्ट 1 मिलियन के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा उनके बिजनेस में, और आपकी वजह से कम 10 जॉब्स आपको वहाँ पे क्रिएट करनी होगी, तब जाके आपको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे ट्रम्प जी ने क्या किया है, अब इसको बोला है कि हम ना एक ग्रीन कार्ड होल्ड कर देंगे। अब ग्रीन कार्ड होल्ड को लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है ये तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने सिंपली बोला है कि आपको 5 मिलियन जो है आपको देना होगा गवर्नमेंट को, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि इन्वेस्ट या फिर 10 जॉब क्रिएट करो, नहीं, सिर्फ और 5 मिलियन दे दिया यूएस की गवर्नमेंट को तो आपको ये ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अगर इंडियन की रुपीज़ में देखें तो ये 5 मिलियन ईयरली कम से कम 40 करोड़ 43 करोड़ के आसपास है। यानी आपके पास 45 करोड़ के आसपास अगर पैसा है तो आप यूएसए की सिटीजनशिप ले सकते हो। ये अनाउंसमेंट है इस ग्रीन गोल्डन कार्ड वीज़ा का। तो आप एक बार, मीनिंग न्यूज़ में था, प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल से, तो थैंक यू।